प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLZ। आज की जो हमारी कक्षा है वह है क्लास 6 सब्जेक्ट गणित प्रश्नावली 2.1। तो आज हम कक्षा 6 गणित की प्रश्नावली 2.1 का अध्ययन करेंगे, प्रश्नावली 2.1 समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि हम प्रश्नावली शुरू करने से पहले कुछ तथ्य हमें समझने हैं, वो समझ लेते हैं। वह है एक है प्राकृत संख्याएं और एक है पूर्ण संख्याएं। यहाँ ये जो प्रश्नावली है पूर्ण संख्या पर आधारित है, यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं ये इसको समझना है। पूर्ण संख्या समझने से पहले हमें प्राकृत संख्याएं समझनी होती है कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, क्या होती है। तो जैसे कि हमसे कोई पूछे कि भैया गिनती बोलना, तो अपन गिनती कहां से शुरू करते हैं? हम गिनती 1 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से हम गिनती बोलते हैं, यानी 1 2 3 4 5 और इस प्रकार से हम गिनती कहां तक बोलते हैं? गिनती अनंत तक। यानी गिनती अपन 1 से शुरू तो करते हैं लेकिन खत्म कहीं नहीं होती, वह चलती रहती है। यानी तो इस प्रकार का जो समूह है इसमें जो जो संख्याएं आएगी, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 120 150 जैसे भी जो संख्याएं आएगी, इनमें वे सभी संख्याओं का जो समूह है वह क्या कहलाएगा? प्राकृत संख्याओं का समूह, या इन्हें हम प्राकृत संख्याएं भी कह सकते हैं कि ये सभी क्या है? प्राकृत संख्याएं है। एक प्राकृत संख्या है, 2 प्राकृत संख्या है, 3 प्राकृत संख्या है, 4 प्राकृत संख्या है, 5 प्राकृत संख्या है, 6 7 8 9 इस प्रकार से ये सभी जो संख्या आएगी, जो गिनती में जो संख्या आपकी आएगी वह सभी क्या होगी? प्राकृत संख्याएं होगी। उन्हें हम प्राकृत संख्याओं के नाम से जानते हैं कि ये सभी क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। अब इसमें प्राकृत संख्याओं में ये कहां से शुरू हो रही है? 1 से शुरू हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1। यानी हम 1 से जब गिनती अपन शुरू कर रहे हैं, यानी प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो रही है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी हुई? 1। यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। अब हम पूर्ण संख्याओं को समझते हैं। पूर्ण संख्याओं में क्या है? ये जितनी भी संख्याएं वो सारी हैं, केवल इसमें एक एक्स्ट्रा है, वह है 0। यानी हम यदि 0 से प्रारंभ कर दें, ये जो गिनती हम 0 से यदि प्रारंभ कर दें, 0 उसके बाद 1 2 3 4 5 और इस प्रकार से कहां तक? अनंत तक। अब जो संख्याओं का जो समूह बना, अब जो संख्याओं का समूह बना, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार से जो गिनती चलती रहेगी। अब ये जो समूह है, इस समूह को हम किस नाम से जानते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ये सभी क्या है? पूर्ण संख्याएं। पहले क्या थी? प्राकृत संख्याएं थी, अब ये क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं हो गई, क्योंकि इसमें क्या और जुड़ गया? 0 और अपने शामिल कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं में 0, ये 1 2 3 4 इस प्रकार जो संख्या है वो सभी क्या है? पूर्ण संख्या है। अब बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्या कहां से शुरू हो रही है? 0 से। तो हम लिख सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, जबकि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1। अब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं में किसका डिफरेंस है? केवल इस 0 का। पूर्ण प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं है, जबकि पूर्ण संख्याओं में 0 शामिल है। यह हमें ध्यान रखना है। तो अब आप यहाँ कुछ और प्रश्न भी हैं, वो अपन हल कर सकते हैं कि जैसे कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं क्या? तो बताओ सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आई या नहीं आई? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं हैं,
तो हम कह सकते हैं हाँ सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। अब अगर उल्टा पूछ ले, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या है? सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं क्या? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हैं? तो इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है। तो हम कह सकते हैं सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है। ये हमें ध्यान रखना है। अब इसमें एक और भी ध्यान रखना अपने को कि जैसे अपन उधर बढ़ रहे हैं, उधर क्या होता है दायां और इधर बायां। हम दायां बायां कैसे पता कर सकते हैं, ये भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि पूर्ण संख्या में 0, उसके बाद में 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार से बढ़ती जाएगी। तो अब ये इधर अपन हाथ इधर इस तरह करके अपन खुद देख रहे हैं, तो ये क्या है D, मतलब इधर क्या है दायां। और यदि हम ऐसे करके देख रहे हैं, ये बना B यानी बायां, इधर बायां उधर दायां। तो अब हमें ध्यान रखना है कि पूर्ण संख्याओं में संख्या रेखा पर यदि हम दाएं ओर बढ़ते हैं तो संख्या का मान बढ़ता है। यहाँ 0 है, 1 बढ़ गया, 2, 3, 4 इस प्रकार से दाएं ओर जब बढ़ेंगे तो संख्याओं का मान बढ़ता जाएगा और बाएं ओर आएंगे तो संख्याओं का मान घटता जाएगा, यानी संख्या छोटी होती जाएगी। इधर वाली संख्याएं बड़ी होती है, इधर वाली संख्याएं छोटी होती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब हम प्रश्नावली 2.1 शुरू कर सकते हैं। प्रश्नावली 2.1 का सवाल नंबर पहला, 10,999 के बाद 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखनी है, यानी 10,999 के बाद में कौन कौन सी संख्याएं आएगी। 10,999, अब इसके अगली कौन सी आएगी? 10,999 के बाद में क्या आएगी बताओ। यदि हम गिनती बोल रहे हैं, गिनती चल रही है हमारी 10,999, उसके बाद में क्या आएगा? इसमें 1 जुड़ जाएगा। कितना जुड़ जाएगा? 1 जुड़ जाएगा, जिसे हम देखो 10,999 में 1 जुड़ जाएगा। 9 में 1 जोड़ा कितना हुआ? 10, 10 हाथ से लगा 1, 9 में 1 जोड़ा तो 10, 10 का 0 हाथ से लगा 1, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 का 0 हाथ से लगा 1, और यहाँ 1 और ये 1, तो संख्या क्या बन गई? 11,000। क्या बन गई? 11,000। यानी 10,999 के बाद में क्या आएगी? 11,000 आएगी, इससे 1 अधिक आएगी। 11,000 के बाद में क्या आएगी? 11,001। तो हम लिख सकते हैं 11,001। 11,001 के बाद में क्या आएगी? 11,002। 11,002 इस प्रकार में हो गई आपकी अगली 1, 2, 3 पूछी थी अपन से, अपन ने 3 संख्याएं अगली प्राकृत संख्याएं बता दी। यानी 10,999 के बाद में 11,000, फिर 11,001, फिर 11,002 ये संख्याएं आएगी। तो ये था आपका सवाल नंबर पहला। अब इसी का सवाल नंबर दूसरा, 10,001 से ठीक पहले 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3
पूर्ण संख्याएं लिखिए। क्या है बताओ? 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखनी है। 10,001 से ठीक पहले वाली लिखनी है। अब क्या करनी है? अब अपने को ठीक पहले कौन सी आएगी? ये क्या है बताओ? 10,001। अब इसमें से एक घटा देंगे। कितना घटाएंगे? एक घटाएंगे। ठीक पहले वाली निकालनी है तो हमें कितना कम करना है? एक कम करना है। अब इससे एक कम करेंगे तो 10,001 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 10,000। 10,001 में से एक कम किया तो कितना आया? 10,000। अब 10,000 में से एक और कम करो। 10,000 में से एक और कम करेंगे तो कितना आएगा बताओ? चलो कर लेते हैं। 10,000 में से एक कम करना है। कितना कम करना है? एक, क्योंकि पहले वाली पूर्ण संख्या पता करनी है तो हमें एक कम करेंगे। 10,000 में से एक कम कर दो। एक में से एक, 0 में से एक नहीं कटेगा। यहाँ एक कम कर दो। यहाँ रह गया 0, यहाँ आ गया 10। 10 में से एक उधर जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? 9, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से वापस एक उधर जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? 9, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से एक उधर जाएगा तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। अब 10 में से एक घटाएंगे कितना बचेगा? 9। 9 में से 0 घटाएंगे तो 9। 9 में से 0 घटाएंगे 9। 9 में से 0 घटाएंगे 9। कितना बचा? 9,999। कितना हो गया? 9,999। 10,001 से एक कम किया तो 10,000 आया। 10,000 से वापस एक कम किया तो 9,999 आया। अब इसमें से एक और कम करो। 9,999 में से एक और कम करेंगे तो कितना आएगा? 9,998। कितना आएगा? 9,998। इस प्रकार संख्या क्या हुई? 10,000, 9,999, 9,998। ये आपके 10,001 से ठीक पहले आने वाले 3 पूर्ण संख्याएं हो गई। ये हो गया आपका सवाल नंबर 2। अब अपन करते हैं सवाल नंबर 3। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? अब हमें अभी जो अपन ने प्रश्नावली शुरू करने से पहले जो समझा था वही है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो इसका हल क्या होगा बताओ? यदि प्राकृत संख्या पूछ रहे तो 1 होती और पूर्ण संख्या पूछ रहे तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 0। इसका हल क्या होगा? 0। यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। ये हो गए आपके सवाल 3। आगे बढ़ते हैं, करते हैं इसी प्रश्नावली का सवाल नंबर 4। हमें कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्योंकि गणित में हमें समझते हुए ही सवालों को हल करना है और पूरा ध्यान हमें रखना होता है। सवाल नंबर 4। 32 और 53 के बीच 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है? बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? अब हमसे पूछा गया है कि 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, वो हमें बताने हैं कि इन दोनों के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो चलिए अब हम एक बार 32 से 53 तक संख्या लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। ये 32 के बाद क्या आएगा? 33 के बाद में 34, फिर 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 और 53। तो अब हमें 32 और 53 के बीच में पूछिए, यानी हमने 32 से 53 तक गिनती लिख दी, संख्याएं लिख दी। अब इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं वह हमें पता करनी है, बीच में कितनी संख्याएं हैं। चलो बीच वाली संख्या गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितनी है बीच में? 20 पूर्ण संख्याएं हैं। अब अपन लिख सकते हैं अतः 32 और 53 के बीच पूर्ण संख्याएं हैं। कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? 20। ये इसका आंसर हो जाएगा कि 32 और 53 के बीच में पूर्ण संख्याएं कितनी हैं? 20 पूर्ण संख्याएं हैं। तो ये था आपके सवाल नंबर 4। अब अपन सवाल नंबर 5वां करते हैं। इसको बिठा दो मैं। इजी तरीके से हमें सवालों को समझते हुए हल करना है, उस हल करने की तरफ बढ़ना है। सवालों का हमें अच्छे से अभ्यास भी करते रहना है। सवाल नंबर 5, निम्न के परवर्ती लिखिए। निम्न के परवर्ती लिखिए। अब ये परवर्ती क्या होता है? परवर्ती ठीक बाद में आने वाली, ठीक बाद में आने वाली संख्या जो होगी वो परवर्ती कहलाएगी। अब हमें इनसे ठीक बाद में आने वाली संख्याएं लिखनी है। इसमें आपके ए दे रखा है 24 40 70 1, 24 40 70 1। बी दे रखा है इसमें 100 199, 100 199। इसका सी दे रखा है 10 99 999, 10 99 999। इसका डी दे रखा है 23 45 670, 23 45 670। चारों ही हैं 23 45 670। ए बी सी डी ये 4 संख्याएं जो दे रखी हैं। अब हमें इनका परवर्ती लिखना है। ये इसका भी परवर्ती लिखना है, इसका भी परवर्ती, इसका भी परवर्ती, इसका भी परवर्ती लिखना है। अब हम का परवर्ती, का परवर्ती, का परवर्ती, का परवर्ती। अब हमें इनका क्या लिखना है? परवर्ती लिखना है। पहले संख्या, इन संख्याओं को पढ़ना है। पढ़ने के बाद में हम इसमें एक जोड़ करके अगली संख्या, परवर्ती संख्या पता करेंगे। अब संख्या पढ़ने के लिए हम इकाई दशमलव सैकड़ा, फिर 2 के बाद कोमा, इस प्रकार से कोमा लगाएंगे। इकाई दशमलव सैकड़ा, इकाई दशमलव सैकड़ा, इकाई दशमलव सैकड़ा 3 के बाद, फिर उसके बाद में 2 के बाद में हम कोमा लगाएंगे, अल्पविराम लगाएंगे। ये हमें ध्यान में रखना है। तो इकाई दशमलव सैकड़ा, ये हजार, ये लाख, कितना है? 24,40,701। अगला क्या आ जाएगा? 24,40,702 आएगा। हम लिख सकते हैं 24,40,702। इसका परवर्ती क्या हो जाएगा? 24,40,701 का परवर्ती हो जाएगा 24,40,702। इसी प्रकार से ये इसको पढ़ेंगे इकाई दशमलव सैकड़ा, ये हजार और ये लाख, 1,01,199। 1,01,199 का परवर्ती क्या हो जाएगा? 1,01,199, फिर 200 हो जाएगा, 1,02,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1,02,000 हो जाएगा। 1,01,199 का परवर्ती 1,02,000 होगा। इसी प्रकार से इकाई दशमलव सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,99,999, 10,99,999।
इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें एक जोड़ेंगे, देखो आप जोड़ के देख सकते हो, 10,99,999 में हमें कितना जोड़ना है, एक जोड़ना है। 9 में एक जोड़ा 10, 10 का जीरो हासिल लगाए, 9 में एक जोड़ 10, 10 का जीरो हासिल लगाए, 9 में एक जोड़ 10 का जीरो हासिल लगाए, 9 में एक जोड़ 10 का जीरो हासिल लगा एक, 9 में एक जोड़ 10, 10 का जीरो हासिल लगाए, और फिर ये एक का एक और ये एक का एक, तो कितना हो जाएगा 11 लाख। कितना हो जाएगा 10,99,999 में हम एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 लाख। ये हमें ध्यान रखना है कि 10,99,999 का परिवर्ती क्या होगा 11 लाख होगा। अब चलिए अगला करते हैं, इकाई दे सैकड़ा, हजार और ये लाख। 23,45,670, 23,45,670 का परिवर्ती एक जोड़ो, इसमें क्या हो जाएगा 23,45,671। तो हम क्या लिखेंगे 23,45,671। 23,45,670 का परिवर्ती 23,45,671 होगा। ये था आपके सवाल नंबर 5वां, यानी परिवर्ती यानी संख्याओं में एक जोड़ करके अगली संख्या प्राप्त करेंगे तो वह क्या आएगी, परिवर्ती कहलाएगी, अगली संख्या कहलाएगी। अब इसी का उल्टा जो है अगला सवाल, परिवर्ती का उल्टा है पूर्ववर्ती। क्या है पूर्ववर्ती। सवाल नंबर 6, निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती यानी ठीक पहले वाला, पूर्ववर्ती यानी ठीक पहले वाली संख्या। अब इसमें भी ए दे रखा है 94, बी दे रखा है 10,000, इसका सी दे रखा है 20, 80, 90, और इसका बी दे रखा है 76, 54, 321, 76, 54, 321, ये चारों है। अब 94 का क्या लिखना है, का पूर्ववर्ती। 10,000 का पूर्ववर्ती, इसका भी पूर्ववर्ती, और इसका भी पूर्ववर्ती। अब हमें यहाँ पे पूर्ववर्ती लिखने हैं, यानी ठीक पहले वाली संख्याएं लिखनी है। 94 का पूर्ववर्ती, 94 में से एक कम कर दो, एक घटा दो, तो कितना आएगा 93। यहाँ क्या होगा 94 का पूर्ववर्ती क्या होगा 93 होगा। इसी प्रकार से कितना है 10,000, 10,000 में से एक घटा दो, तो कितना आएगा, तो घटा के भी आप देख सकते हो। यदि अपन डायरेक्ट नहीं कर पाए तो आप एक घटा करके पूर्ववर्ती निकाल सकते हो। एक में से ये नहीं घट रहा है तो यहाँ आगे जाएंगे, यहाँ इससे लेंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से एक इधर जाएगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से एक इधर जाएगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से एक आगे देना है तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से एक घटाएंगे कितना बचेगा 9, 9 में से 0 घटाए 9, 9 में से 0 घटाए 9, 9 में से 0 घटाए 9, यानी कितना हो गया 9,999। कितना है 9,999, यानी 10,000 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 10,000 का पूर्ववर्ती 9,999 होगा। अगला सी, ये क्या है संख्या, देखो इकाई दे सैकड़ा, फिर 2 के बाद को अल्प विराम लगाने से संख्याओं को पढ़ना आसान हो जाता है। हमारे भारतीय संख्यात्मक पद्धति में इकाई दे सैकड़ा के बाद अल्प विराम लगाते हैं, फिर 2 के बाद में हम अल्प विराम लगाते जाते हैं। ये कितना हो गया, फिर ये 1000 वाला और ये लाख वाला, 2,08,090, 2,08,090 का पूर्ववर्ती, यानी इसमें से एक कम कर दो, कितना हो जाएगा 2,08,089, है ना। तो अपन लिख सकते हैं 2,08,089, 2,08,090 का पूर्ववर्ती 2,08,089 होगा। इसी प्रकार अगला कहते हैं सैकड़ा, फिर 2 के बाद 2 के बाद, यानी 76,54,321, इसका पूर्ववर्ती एक कम कर दो,
तो 76,54,320 होगा। 76,54,320 यानी इसका पूर्ववर्ती क्या है? 76,54,320 होगा। ये था आपके सवाल नंबर 6। आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसका सवाल नंबर 7। मिटा दो इसको मैं। परवर्ती यानी ठीक बाद वाली और पूर्ववर्ती यानी ठीक पहले वाली संख्या। परवर्ती ज्ञात करने के लिए हम +1 करते हैं और पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए हम -1 करते हैं। सवाल नंबर 7, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। इनके बीच उपयुक्त चिन्ह ये का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। अब आपको इसको समझना है सवाल को अच्छे से कि संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। इनके बीच उपयुक्त चिन्ह, इधर खुला मुंह जिधर संख्या बड़ी होगी और जिधर छोटा मुंह उधर संख्या है छोटी होगी, का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखना है। यानी ये बड़ा और छोटा दर्शाने के लिए हमें इनको लिखना है। अब हमें संख्या जो दे रखी है उन युग्मों का ध्यान रखना है और उनमें से कौन सी बाईं ओर आएगी ये भी जो हमने समझा था उसके आधार पर हम समझेंगे। इसमें भी A, B, C और D 4 सवाल इसमें भी आपके दे रखे हैं। 530, 503, 530 और 503 ये जो दे रखा है। फिर इसमें B दे रखा है 370, 307, 370, 307। फिर 98,765, 98,765 और एक संख्या दे रखी है 56,789, 56,789। 98,30,415 और इधर दे रखिए ठीक है। ये अब अल्पविराम होगा, इधर प्रयोग भी कर सकते हैं। अब ये हमें इनमें जो दो संख्या जो युग्म दे रखा है उनमें प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित होगी। उधर तो दाईं होगी, इधर बाईं होगी, अर्थात छोटी संख्या बतानी है। इनमें छोटी संख्या बाईं ओर कौन सी होगी और किसके बाईं ओर होगी। अब बताओ इन दोनों में छोटी कौन सी है, 530 या 503? छोटी 503 है, 530 से हम लिखेंगे 530 के बाईं ओर स्थित होगी। हम इसका क्या लिखेंगे 503
530 के बाईं और स्थित होगी। 503 किसके बाईं ओर होगी? 530 के बाईं ओर स्थित होगी, यानी 530 के बाईं ओर स्थित होगी। अब इन दोनों के बीच में आप चिन्ह कौन सा लगाओगे? 503 और 530। तो बताओ बड़ी संख्या कौन सी है? 530। हम ये इस प्रकार से लगाएंगे, जिधर खुला मुंह उधर संख्या बड़ी हमें रखनी है, ये हमें ध्यान रखना है कि 530 के इधर खुला मुंह रहेगा, 503 के इधर छोटा मुंह रहेगा। अब इसी प्रकार से इनमें भी बताओ आप, 370 या 307 छोटी कौन सी है? 307 370 से छोटी है। हम लिखेंगे 370 के बाईं और स्थित होगी। अब हम इनके बीच में 307 और 370 चिन्ह कौन सा लगाएंगे? इस प्रकार से 307 छोटा और 370 बड़ी संख्याएं होगी। ये आपके था बी वाला। सी में देखो आप 98,765 और 56,789। तो छोटी कौन सी है? इधर 98,765 है और इधर 56,789 है। ये संख्या छोटी है, 56,789 98,765 से छोटी है। हम यहाँ लिखेंगे 56,789 98,765 के बाईं और स्थित होगी। तो अब इनके बीच में चिन्ह कौन सा लगाएंगे? 56,789 और 98,765। छोटी संख्या की तरह ये वाला चिन्ह अपन लगा देंगे। इस प्रकार से हमने पढ़ी। अब ये आगे वाली देखो आप, सैकड़ा, ये हजार और ये लाख, 98,030 98,30,415 98,30,415 है। और ये इधर कितनी है? सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1,23,001। तो ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे? 98,30,415 1,23,001 के बाईं और स्थित होगी। कहाँ होगी? बाईं ओर स्थित होगी। और अब यहाँ हमें चिन्ह भी लगाना है। तो 98,30,415 और इधर 1,23,001। अब ये संख्या छोटी है, तो इस प्रकार से ये चिन्ह हम लगा देंगे। ये भी हमें ध्यान में रखना है। अब हमें इस प्रकार का चिन्ह लगाना, इधर छोटा मुंह इधर और इधर बड़ा मुंह रहेगा। तो ये था आपके सवाल नंबर 7। अब इसका सवाल नंबर 8 और बच रहा है, इसके भी हम हल कर लेते हैं। इसको मिटा दूं मैं। संख्याओं की तुलना भी हमें करनी आनी चाहिए। संख्याओं को पढ़ेंगे तो उनकी तुलना आसानी से कर पाएंगे। हमें यहाँ गणित में ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अभ्यास पे ध्यान देना है, यानी हमें ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है। सवाल नंबर 8, निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य हैं? कौन कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य है। यानी हमें सत्य और असत्य कथन
पता कर रहे हैं कि हमें इनमें से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। ये यदि हम अच्छे से समझेंगे तो हम ये बता पाएंगे। इसका ये वाला है, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ये कथन दे रखा है, बताओ। चलो अपन साथ साथ में हल इसको करते जाए। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है क्या? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? एक है, जबकि शून्य तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। इसने गलत दे रखा है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, ये नहीं है। यहां क्या लिखेंगे? ये इसका क्या लिखेंगे? असत्य लिखेंगे। यहां क्या लिखेंगे अपन? असत्य लिखेंगे, क्योंकि शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? एक है, इसलिए ये असत्य है। बी है, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। 400 जो संख्या है वो 399 का पूर्ववर्ती है। 399 से पहले आती है क्या? नहीं, 400 399 के बाद में आती है, यानी परवर्ती है। और इसने क्या रखा है कि क्या ये पूर्ववर्ती है? तो ये भी क्या होगा? असत्य होगा, क्योंकि ये पूर्ववर्ती नहीं है। 400 जो संख्या है वो 399 का परवर्ती है, पूर्ववर्ती नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? असत्य हो गया। सी, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब पहले यहां क्या था? शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, नहीं है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य अर्थात 0। तो ये शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सही बात है। तो इसे यहां क्या लिखेंगे? सत्य। यहां हम क्या लिखेंगे? सत्य, क्योंकि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो ये सत्य होगा। इसी प्रकार से इसका डी, 600 संख्या 599 का परवर्ती है। 600 संख्या 599 का परवर्ती है। बताओ, 600 संख्या 599 का परवर्ती है, यानी 599 के बाद में कितना आता है? 600, सही है, परवर्ती है। 600 संख्या 599 का परवर्ती है, तो ये यहाँ पे क्या होगा? सत्य होगा। तो ये बात भी सही है। ई, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। यहां बताओ, सभी प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 और अनंत तक चलती है। तो क्या वे सभी पूर्ण संख्याएं, क्या वे सभी पूर्ण में आती है? सही है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे। इसके बाद में है आपके एफ, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। देखो आ गया ये आपके सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। बताओ, सभी पूर्ण संख्या यानी 0 1 2 3 4 5 अनंत तक चलने वाली, क्या वो सभी प्राकृत संख्या है? नहीं, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है। 0 पूर्ण संख्या है, लेकिन वो प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये बात क्या होगी? आपके असत्य होगी।
इसे हम क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। ये हो गया आपके एफ। एफ के बाद में क्या है आपके जी। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का 2 अंकों की पूर्ण संख्या का 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या, पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है, अब यहां पे देखो आप 2 अंकों की पूर्ण संख्या, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती यानी पहले का एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। यानी 2 अंकों की कोई अगर पूर्ण संख्या है, उसका अगर ठीक पहले वाला जो संख्या है या ठीक यानी पूर्ववर्ती से जो संख्या है वो एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। बताओ देखो, जैसे कि 12 का पूर्ववर्ती 11, 11 का पूर्ववर्ती 10, 10 का पूर्व 10 2 अंकों की संख्या है, 10 का पूर्ववर्ती क्या होगा 9, जो एक अंक की संख्या है, तो क्या नहीं हो सकती है। तो पूर्ण संख्या 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या हो सकती है और होती है। जैसे कि 10 का पूर्ववर्ती क्या होगा आपके 9, जो एक अंक की संख्या है, तो कभी नहीं हो सकती, ऐसी बात नहीं है। ये क्या हो गया आपका कथन, असत्य कथन है। ये कथन आपके असत्य दे रखा है। तो इस प्रकार से कथनों को हम समझते हुए सत्य है या असत्य है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए इसका अगला सवाल करते हैं। जीत हो गया, इसी का एच, ये कथन वाले हैं। जी तक हमने कर लिया, जी के बाद क्या आएगा बताओ, एच। एच बताना है हमें। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। बताओ यहां पे एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है क्या, एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये क्या हो गया असत्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है बताओ, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, तो ये वाला जो एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये कथन क्या हो गया असत्य हो गया। एच के बाद में आई वाला पढ़ते हैं। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। प्राकृत संख्या 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, अब उसका कोई पूर्ववर्ती उससे पहले वाली संख्या प्राकृत संख्या में होगी क्या, नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात भी क्या है सत्य है। यदि प्राकृत संख्याओं की बात करें तो 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, 1 से पहले कोई संख्या नहीं होती है प्राकृत संख्याओं में। यदि हम बात करें तो आई के बाद में जे वाला, पूर्ण संख्या 1 का पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। यहां पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा, पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल होता है। 1 का पूर्ववर्ती यहाँ पूर्ण संख्या की यदि बात करें तो 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा 0 होगा, यानी 0 होगा। ये कह रहा है नहीं हो सकता है, नहीं होता है, होता है। ये जो कथन है वो क्या है असत्य। यह वाला कथन क्या होगा आपके असत्य होगा। जे के बाद में के, पूर्ण संख्या 13
पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। 11 और 12 के बीच में स्थित है। यहां देखिए आपको पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच में स्थित है। 11 और 12 के बीच में कहां स्थित है? हम लिखते हैं जैसे 11 उसके बाद में 12 उसके बाद में 13। तो ये जो 13 है क्या वो 11-12 के बीच में स्थित है? नहीं, ये वाला जो कथन है वो क्या हो गया? असत्य हुआ। यह कथन असत्य है कि पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच में स्थित है। तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया। के बाद में आपके एल पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। यहां देखिए पूर्ण संख्या 0 यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 क्या उसका कोई पूर्ववर्ती यानी 0 से पहले कोई आएगी? जब पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो 0 से पहले पूर्ण संख्याओं में कुछ भी नहीं आता है। तो पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। ये बात क्या है? आपके सत्य है कि पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। अब इसमें एक और बच रहा है नेक्स्ट एम 2 अंकों की संख्या का 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। 2 अंकों की एक संख्या होती है। अब यह देखो 2 अंकों की कोई संख्या है उसका परवर्ती यानी उसके बाद में आने वाली संख्या 2 अंकों की एक संख्या होगी। जैसे कि 99 के बाद 99 2 अंकों की संख्या है उसका परवर्ती यानी उसके बाद में 100 आता है जो 3 अंकों की हो जाती है। तो ये कह रहा है कि उसके बाद में आने वाली सदैव 2 अंकों की होगी। तो ये कथन भी क्या है? आपके असत्य कथन है। इसे हम क्या लिखेंगे? असत्य। ये वाला कथन भी आपकी क्या है? असत्य कथन है। तो विद्यार्थियों आज हमने प्रश्नावली 2.1 पूरी समझ ली, उसके सारे सवालों को हमने हल कर लिया। तो प्रश्नावली 2.1 आपके इस प्रकार से पूरी हो चुकी है, जिसमें हमने 8 सवाल थे। 8वें सवाल हमने पूरे हल कर लिए, समझते हुए हल कर लिए। और इससे पहले हमने अभ्यास के बारे में समझा कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के बारे में समझा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, इनके बारे में हमने समझा। पूर्ववर्ती परवर्ती के बारे में समझा। आप इनका अभ्यास कीजिए और अच्छे से समझिए। यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL जाट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कीजिए ताकि आप तक हमारे जो भी नए वीडियो बने वह आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हमारे वीडियो अधिक से अधिक साथियों, मित्रों, यारों, दोस्तों जहां पे भी आपको संभव हो सकता है कि वहां तक आप हमारे वीडियो शेयर अवश्य कीजिए। आपने हमारे वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।